मेरा नाम सुहानी शर्मा है। हम लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं एक जन सुनवाई करने के लिए। ये जन सुनवाई BS मलार लीगल एड प्रोजेक्ट के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये प्रोजेक्ट हो रहा है। अब आपको बहुत सारे ऑफेंसेस के बारे में, ऐसे क्राइम्स के बारे में, ऐसे इश्यूज के बारे में जो विमेन से रिलेटेड है उस सब के बारे में अवेयर करेंगे और साथ ही साथ जो आपके सवाल हैं, जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिस भी बारे में आप बात करना चाहते हैं, इस सब के बारे में भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। और कोशिश रहेगी एक कि हम चाहें कि बाय द एंड ऑफ दिस जन सुनवाई हम एक अच्छे आउटकम पे हमारे साथ जुड़ी हैं डलसा सेक्रेटरी जम्मू मिस मलिका शर्मा मैम। हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मैम का। जैसा मैंने आप सबको बताया, काफी टॉपिक्स रहेंगे और वो टॉपिक्स हमने आपस में डिवाइड किए हैं। हम एक एक करके आप सबको उनके बारे में लीगली अवेयर करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सब भी इस सब में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। इस बीच दिशा को बुलाना चाहूंगी जो एक फॉर्मली इस जन सुनवाई की शुरुआत करेंगे। नमस्कार सभी को। हम BLLB लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आज हम आप सबको लीगली अवेयर करने आए हैं और आपसे हमारी जन सुनवाई की एक ही मकसद है कि आपसे हम जुड़ पाएं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं और हम जो मैम हैं और सारे एडवोकेट जो भी यहाँ पे हैं आपकी जो समस्याओं के उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी पलक दी को, जो आपको वुमेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर और हाइजीन के बारे में बताएंगे। मेरा नाम पलक टाक है। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करना चाहूंगी जो कि है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने से आज भी बहुत सारे लोग शर्माते हैं, शर्मिंदगी फील करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सारी सरकारी योजनाएं जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू फीमेल जो है वो सेफली अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड को कंटिन्यू कर सके। सरकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली योजना है हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। ये योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इस योजना के तहत जितनी भी फीमेल्स हैं उनको गवर्नमेंट के थ्रू फ्री कॉस्ट या लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दूसरी स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो वो स्कीम हमारी आती है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना के तहत बहुत सारे शहरों में आज भी जन औषधि केंद्र बने हैं जहाँ पर जो आशा वर्कर्स हैं वो जाकर फ्री कॉस्ट नैपकिन्स ले सकती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। अगर मैं तीसरी स्कीम की बात करूँ तो तीसरी स्कीम हमारी आती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स। स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए सेफ स्कूल के अंदर टॉयलेट्स हो, गर्ल्स के सेपरेट टॉयलेट्स हो, उन टॉयलेट्स के अंदर सेफ डिस्पोजल फैसिलिटीज हो, पानी की फैसिलिटीज हो। अगर मैं लास्ट स्कीम की बात करूँ तो वो स्कीम होगी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा योजना। इस स्कीम के अंदर क्या है कि जितने भी हमारे जो फीमेल्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको क्या किया जाता है, एज ए मीडियम बनाया जाता है कि वो जाकर हर स्कूल में इन नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। आज योजना की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये सिर्फ हमें साफ सफाई के बारे में नहीं बताता, इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं जो लड़कियों की स्पेसिफिकली बनाई गई है, जिसके अंदर हर एक स्कूल में, हर एक लोकेलिटी में पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए जो कि साफ हो। साफ होने के साथ साथ उनके अंदर पानी की फैसिलिटीज, डिस्पोजल फैसिलिटीज हर तरीके से प्रोवाइडेड हो। और बहुत सारी जगहों पे आजकल पिंक टॉयलेट्स की फैसिलिटीज दी गई हैं। इन पिंक टॉयलेट्स के अंदर सेफ पानी की फैसिलिटीज, साफ सुथरे टॉयलेट्स के साथ साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी नैपकिन्स, वेंटिंग मशीन्स भी प्रोवाइड की गई हैं ताकि किसी भी फीमेल को पब्लिकली इन चीजों के लिए प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब मैं सुहानी को बुलाऊंगी जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात कर। हमारे साथ इस वक्त ऐसे बहुत लोग जुड़े हैं जो समाज के काफी तबकों के हैं और हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माध्यम बने जिनसे हम छोटी बच्चियां, छोटी यंग स्कूल गर्ल्स को इस बारे में अवेयर करा सकें और उन्हें बता सकें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे शर्माना है या जिससे हमें दूर भागना है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट निकाली है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर। सबसे पहले बात की है पीरियड पॉवर्टी को लेकर। पीरियड पॉवर्टी का बेसिक मतलब ये है कि वो बच्चियां जिनको पीरियड के बारे में अवेयरनेस नहीं है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो इन चीजों से दूर भागती हैं, कई बार उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं शायद कि वो एक जाके एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट खरीद सके। उससे क्या होता है कि वो स्कूलों से एब्सेंटिज्म होता है, स्कूल छोड़ देती हैं कई बार। बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ की एक रिपोर्ट है कि पिछले कुछ सालों में 23 मिलियन लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है।
तो बिकॉज ऑफ पीरियड पॉवर्टी, क्योंकि उनके पास इस तरह के फैसिलिटीज नहीं है कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात कर सके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पीरियड पॉवर्टी की बात कही और उसके अलावा काफी डायरेक्टिव्स इशू किए स्कूल्स के लिए। उस डायरेक्टिव में सबसे पहला डायरेक्टिव जो उन्होंने निकाला वो तो ये था कि ये जो पीरियड्स हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21, यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी कहता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक राइट है जो औरतों की और लड़कियों की डिग्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये राइट लड़कियों के पास ना हो, अगर उनके पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इस सब का राइट ना हो, तो उनकी डिग्निटी उनसे वापस छीनी जाती है और उनका फंडामेंटल राइट वायलेशन। तो इसी बीच जो दूसरा डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे उनके पास जहां से भी फंड आए, कोई भी स्कूल, हर स्कूल के पास एक वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स हर बच्चे के पास, हर लड़की के पास अवेलेबल होने चाहिए। वो पैड्स जो शायद बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन जो हम कन्वेंशनली पैड यूज करते हैं जिनसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उससे बेहतर एक ऑल्टरनेटिव ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड्स। तीसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये था कि स्कूल्स में प्रॉपर फुली फंक्शनल एंड जेंडर सेग्रीगेटेड वॉशरूम्स होने चाहिए। फुली फंक्शनल यानी वही साफ सुथरे, प्रॉपरली सेग्रीगेटेड, जहां लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की वो कही, रोल ऑफ मेन इन मेंस्ट्रुएशन। कई बार हम देखते हैं कि जब स्कूल्स में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में हम देखते हैं कि हमने भी ये किया है, जहाँ पे हम बच्चियों को अलग से लेके जाते हैं और उनको बताते हैं पीरियड्स क्या है, पैड्स क्या है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। वो सही है, वो सेंसिटाइजेशन सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक रोल आदमियों का और लड़कों का भी बनता है मेंस्ट्रुएशन में। उनका क्या रोल है? उनका ये रोल है एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। दोनों लड़का लड़की साथ में आके इस बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड जितनी शर्म है, जितनी हिचकिचाहट है, वो सब निकल जाए और लड़कियां आगे आके इस पे बात करें, इसके बारे में अवेयरनेस हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। प्रॉपर्टी राइट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पे बात करने के लिए सबसे पहले शिवम आएंगे, जो भी BLLB 4th ईयर स्टूडेंट है, जो आपको प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में अवेयर करवाएंगे। तो मेरा ये विषय है, ये है प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन। तो प्रॉपर्टी राइट्स में एक कंसेप्ट पे लीगली बात करने से पहले हमें बहुत ही जमीनी स्तर पे समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या। देखिए, हम कोई भी टाइपों की प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल होगी जैसे गाड़ी, स्कूटी, इमूवेबल लैंड, वो उसकी एक ओनरशिप होती है, या तो वो प्राइवेटली ओन्ड होगा या तो गवर्नमेंट उसको ओन करेगी। हमें जम्मू एंड कश्मीर की हमारी लोकल प्रॉपर्टी राइट्स और वुमेन की जो उसमें रोल था वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर हिस्टोरिकल कंसेप्ट की बात करें तो एक 2019 में जम्मू और कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया, जो था एब्रोगेशन ऑफ 370। वो वुमेन जम्मू एंड कश्मीर के बाहर शादी कर लें तो उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उनकी सिचुएशन थोड़ी एम्बिगुअस हो जाती थी। हम अगर बात करें 2002 से पहले की, तो अगर हमारे यहाँ की कोई भी वुमेन जम्मू एंड कश्मीर की आउट ऑफ द स्टेट शादी कर लेती थी तो उनकी जो परमानेंट लीगल रेजिडेंसी होती थी यहाँ की, वो डिनाई हो जाती थी। और उसके बाद उनके जो भी राइट्स थे यहाँ पे, उनके फादर की प्रॉपर्टी के, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के या अपनी प्रॉपर्टी के, वो कहीं ना कहीं एक्सटिंग्विश हो जाते थे। फिर 2002 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, जो आती है JNK स्टेट वर्सेस डॉक्टर सोनिन। तो उस जजमेंट में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बोलता है कि जो वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके जो राइट्स आफ्टर मैरिंग अ पर्सन हु इज आउटसाइड फ्रॉम द स्टेट, वो चेंज नहीं होंगे। वुमेन को राइट मिलेंगे, पर जो उनके हस्बैंड है जो स्टेट से बाहर है और उनके जो बच्चे होंगे, उनको जम्मू एंड कश्मीर में राइट्स नहीं मिलेंगे। तो आज जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 2019 के बाद जो भी वुमेन सेंट्रिक लॉज जो पूरे देश में थे, जम्मू एंड कश्मीर में भी वो लागू हुए। और आज करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, इसकी करंट सिचुएशन ऐसी है, जितने भी राइट्स एक मेल चाइल्ड को मिलते हैं, वो सब राइट्स वुमेन चाइल्ड को मिलते हैं। एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ फुल ओनरशिप। तो फुल ओनरशिप कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी एक वुमेन ओन करती है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, जो वुमेन का राइट है वो कोई भी एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता, कोई उनको रिस्ट्रेन नहीं कर सकता। धन्यवाद सर। अब मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि है फीमेल विक्टिम कंपेंसेशन। तो
हम सबको बताएं कि इससे रिलेटेड कानून है, इससे रिलेटेड काफी सारे लॉज हैं, जो कि अगर किसी कन्या के साथ या किसी बच्ची के साथ अगर कुछ गलत होता है, कुछ गलत व्यवहार होता है, तो उनके लिए कानून है कि वो उनको न्याय मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके। फीमेल विक्टिम कंपनसेशन होता क्या है, जैसे किसी अगर कन्या के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उस केस में वो एक केस करती है, FIR करती है, उसको कोर्ट की तरफ से जस्टिस मिलता है, बट उसको और भी कुछ कंपनसेशन मिलती है जिससे कि वो लाइफ में रिहेबिलिटेट कर सके, अपनी आगे की जिंदगी जो है थोड़े और आसानी से जी सके। तो इसमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि नलसा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि डलसा, ये भी आपकी हेल्प करते हैं। इसमें आपके कुछ कानून हैं, जैसे कि सेक्शन 396 BNSF की, जो कि पहले CRPC की सेक्शन 357 थी। 2023 में जो नए लॉज आए हैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, उसकी सेक्शन 396 है। एंड इस सेक्शन के तहत कोर्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को कहता है कि आपको जो है एक कोई फीमेल विक्टिम जो है इसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, उनको कंपेंसेट करना है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी हेल्प करती है फीमेल विक्टिम्स की। उनको 4 से लेकर 5 लाख से लेकर इंटरिम रिलीफ मिलता है। कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ इनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है। एंड अब इसके एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें कोई भी कन्या जिसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रखा हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। और अगर वो 18 साल से छोटी उम्र की है तो उसको 50% ज्यादा बेनिफिट मिलता है। नमस्कार सभी, यहाँ पे जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यहाँ पे डलसा के रोल के बारे में बताना चाहूंगी। डलसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, ये एक सरकारी संस्था है जो लोगों को मुफ्त और सस्ता न्याय दिलाने में मदद करती है। डलसा महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह देता है, कोर्ट में वकील उपलब्ध कराता है, एप्लीकेशन और शिकायत लिखने में उनकी मदद करता है। ये मदद ज्यादातर घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक, मेंटेनेंस और कस्टडी जैसे केसेस में होता है। डलसा गाँव और शहरों में जाकर लीगल अवेयरनेस कैंप लगाता है, जहां महिलाओं को सिंपल भाषा में, उनकी भाषा में समझाया जाता है कि उनके राइट्स क्या है, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो कानून तक कैसे पहुंचे, उनको मदद कैसे मिलेगी। डलसा लोक अदालत का आयोजन करता है, जहां पारिवारिक झगड़े जल्दी सॉल्व होते हैं, कम खर्चे में निपट जाते हैं, महिलाओं पर मेंटल प्रेशर कम होता है। इतनी लीगल अवेयरनेस हमने जो टॉपिक सोचे थे वो हमने कर लिए। हमने आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया, कैसे वो कितनी जरूरी है। हमने आपको प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड और बात की, और कैसे वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कोई भी ऐसी बात या ऐसा सवाल जो आप सबके मन में हो, या कोई ऐसी बात जो आप सोचते हैं कि ये भी इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। सर से देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आप यहाँ पर आए, आपकी पूरी टीम ने काफी अवेयर किया यहाँ पर लोगों को। लेकिन जब भी हम कवरेज के दौरान रूरल एरिया में ज्यादा जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर देखा गया कि जो डोमेस्टिक वायलेशन के जो केसेस है वो ज्यादा है, और उनके पेरेंट्स उन्हें कहीं ना कहीं आगे नहीं आने देते हैं। मुझे लगता है कि उससे पहले शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या आपकी लीगल टीम, क्या जितने स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट इसकी यहाँ पर बात रखी, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बातें रखी। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी महिलाएं आई हैं, ये भी जाके घर पे बात करेंगी। और अगर इनमें से कोई ऐसी महिला होगी जिसकी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि उसको अच्छा लगेगा कि हम शायद लीगल टीम से बात करें या फिर हम खुद बाहर निकलें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें भी बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हमें सरपंच, एज ए सरपंच, मैक्सिमम जो होते हैं केसेस लेडीज के ही होते हैं। कई तो हम सॉल्व करते हैं घर में, जो हो तो घर में तो कर देते हैं। कुछ ऐसे मसले होते हैं जो घर में सॉल्व नहीं होते हैं, तो वह पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में वही होते हैं फैसले जो हम करते हैं। तो हमारे एरिया में ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग कम है, उनको ज्यादा समझ भी नहीं है, तो वो समझते भी नहीं है। कुछ लोग डरते हैं बेचारे, कुछ पेरेंट्स से डरते हैं, लोग वहां तक जा नहीं सकते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आगे आना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ मैडम से कि अगर कोई मसला किसी के कंप्लेंट हो, आगे कहाँ जाए वो भी हमें पता होना चाहिए। आप सबको मेरा नमस्ते कि आपके पास यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, आज का टॉपिक जो है ये हमारा औरतों के जो हक हैं
उनके सुरक्षा को लेके क्या क्या कानून है। एक दो सवाल जो यहाँ पे ये आया कि अब औरतें, अब आप लोग घरों में हैं, अब ज्यादातर तो हमारी सोसाइटी में है कि शर्म बहुत है। घर के मर्द है, मुझे लगता है उनका रोल आपसे कुछ ज्यादा है कि वो अपनी जो बेटियां हैं, अपनी जो बहुएं हैं, अपनी जो वाइफ हैं, उनके लिए खड़े हों। आप लोगों के घर में जैसे बेटियां हैं, बच्चियां हैं, मैं ये चाहती हूँ कि कभी आप सिर्फ अपने घर में नहीं, किसी और के घर में, मोहल्ले में भी अगर आपको पता लगता है कि भाई, पता होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता बट नजरअंदाज कर देते हैं, पर अगर आपको ऐसा पता लगता है कि आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जैसे डलसा का हेल्पलाइन नंबर है 15100, अगर आप चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। हमारे पास 45 पैनल लॉयर्स हैं जो हमारे सिर्फ जम्मू के हैं। अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में पैनल लॉयर्स हैं, लेकिन ये 45 ऐसे पैनल लॉयर्स हैं जो मुफ्त में काम करते हैं। मुफ्त में मतलब कि आपको 1 रुपया भी इनको नहीं देना, कागज होगा, प्रिंटिंग होगी, कुछ भी होगा, आपने सिर्फ इनको अपनी कहानी बतानी है। जितना रोल मर्दों का है उतना औरतों का भी है। तो ये जो नंबर है 15100, इस पे आप हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हैं 24/7। हमारे पैनल लॉयर्स हैं, वो आपकी कॉल्स लेंगे। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, PLVs जिनको बोलते हैं। हमारे लीगल एड क्लिनिक्स हैं, सबसे पास तो मुझे लगता है यहाँ पे RS-पुरम में है हमारा लीगल एड क्लिनिक, जो यहाँ से मुझे लगता है नियरेस्ट है। तो उसकी लोकेशन भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट तक नहीं आ सकते, आपको लगता है भाई जानीपुर अभी हम इतनी दूर कहाँ जाएंगे, या आपके पास आने के पैसे नहीं है, तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है आपके पास घर आ जाएंगे। आपकी कंप्लेंट नोट करेंगे, लिखेंगे, दरख्वास्त भी आपने खुद नहीं बनानी, ठीक है, वो आपकी सारी हेल्प करेंगे। अब कानून जो है, जो मेन जिनके बारे में मैं बात करूंगी, सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके बारे में आप सबको पता है कि वो बेसिकली जो है वो ससुराल में जब आप जाते हैं उसमें जो क्रुएलिटी होती है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि शारीरिक ही हो, पर अगर आपको लगता है कि बातों से आपको कोई ऐसा फील करा रहा है कि दहेज की कोई मांग कर रहा है या आपको ताने पड़ रहे हैं उस वजह से, ये सब चीजें भी बर्दाश्त करना जो है ये आपको करनी नहीं है बर्दाश्त। इसलिए अगर आप कंप्लेंट करते हैं, एक तो स्पीडी ट्रायल रहता है। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को आम केस की तरह नहीं देखा जाता, जैसे आप सोचते हैं कोर्ट्स में केस आते हैं, डेट पड़ती है, बट डोमेस्टिक वायलेंस केस जो है 15-15 दिन की डेट पे जो है, और अगर बर्डन उतना ज्यादा है कोर्ट पे कि रोज की अगर हमारी जैसी फाइल्स जो है वो ज्यादा होती है, बट हम कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को प्रायोरिटी पे लिया जाता है। अब जैसे आपको घर से किसी ने निकाल दिया, आप बेघर हैं, तो आप इमरजेंसी प्रोटेक्शन रिलीफ मांग सकते हैं इसमें। तो आपको जैसे अगर पहले तो पति को ही बोला जाएगा कि इनको कोई रेजिडेंस ऑर्डर किया जाएगा कि इनको किराए पे जल्दी से ठहराया जाए। अगर वो नहीं हो सकता तो अब हमारे जैसे कितने गवर्नमेंट शेल्टर्स हैं जो औरतों के लिए हैं, पर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स है, रेजिडेंस ऑर्डर्स हैं, कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स हैं, ये सब चीजें। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का मतलब है कि अगर आपको ये डर है कि मैंने कोर्ट में मैं चली गई, उसके बाद तो मेरा पति, अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही कोई वायलेंस से रिलेटेड है, या आपको लगता है मेरे को हाथ उठाएगा या मुझे मार देगा या मुझे कहीं पकड़ के, तो मुझे ये ना हो कि कोई मुझे पीट दे, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं। जब आपकी बहनें हैं घर पे, अब हमारे लॉ स्टूडेंट्स भी आए हैं, बट जितनी आपके घर में सिस्टर्स हैं, जब वो कहती हैं कि मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है आगे, तो वहाँ पे उनको सपोर्ट करें। जब एक के साथ एक कोई सपोर्ट करने वाला होता है ना, तो माँ बाप थोड़े से, और वैसे भी एक घर में वैसे भी कहते हैं कि जब एक माँ पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। तो अगर आप मदर्स जो है यहाँ पे खासकर, अगर आप ही इन चीजों को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पूरा परिवार ही एक तरह से सुरक्षित है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अपने आगे पीछे सबकी एक तरह से हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो तभी सोसाइटी हमारी आगे बढ़ेगी। मैम अभी मैं थैंक यू दूंगी कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जो बहुत जरूरी सवाल था। कई बार शायद हम ये सवाल पूछने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन मैम ने ये सवाल पूछा कि अगर सच में पंचायत से भी कोई मसला हल ना हो तो उसके बाद क्या, और उसका जवाब मैम ने बखूबी हमें बताया, मलिका मैम ने, किस तरह अगर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, नंबर्स हैं, डलसा हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बनी है, आप ही के लिए है। का काम है कि उन लोगों के पास जाके शायद नॉलेज नहीं है, तो दरअसल का काम ये है कि उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास शायद हम खुद नहीं आ पाते। तो जैसे आप उस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, एक पैरामेडिकल वॉलंटियर आपको बताएगा। पूरा कानून, पूरा लॉ आप ही के लिए है, आपकी ही सुरक्षा के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप आगे आके वो सुरक्षा मांगे।